Good morning, class. Today we are going to revise chapter number 1 of history, the rise of nationalism in Europe. फर्स्ट पेज पे आप एक पिक्चर आपको दी गई है, अगर आप देखेंगे, और इसमें लिखा है द पैक्ट बिटवीन नेशंस, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो। तो ये फ्रेडरिक सोरियो के एक सीरीज़ का एक प्रिंट है। फ्रेडरिक सोरियो ने एक पेंटिंग की सीरीज़ निकाली थी, उसमें एक प्रिंट था। और इसमें फ्रेडरिक सोरियो ने दिखाया है एक ऐसा विजन, अपना ड्रीम, जिसमें वो चाहते हैं कि सारी कंट्रीज़ कैसी हो जाएं, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक का मतलब है उस टाइम पर मोस्टली जो कंट्रीज़ थी वो कैसी थी, मोनार्की सिस्टम वहाँ पे चल रहा था। और डेमोक्रेटिक का मतलब है जहाँ पर लोग गवर्नमेंट चुन सकें। और The first print series show people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty. तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स दिख रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं इसमें, मेल्स भी हैं, ये फीमेल्स भी हैं, और ये एक लाइन में या एक ट्रेन में मार्च कर रहे हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अपना होमेज होमेज पे करके जा रहे हैं। होमेज पे मतलब अपना आदर पे करके जा रहे हैं, जैसे आप भगवान के आगे सर झुका के जाते हैं वैसे ही। एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। जैसे इंडिया में भारत माता एक फीमेल फिगर पर्सोनिफाई करी गई है। भारत माता इज़ नॉट अ गॉड, वो एक जस्ट लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट की जा सके, इसलिए वो एक फ़ीमेल फिगर के रूप में उनको पर्सोनिफाई किया है। ऐसे ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी मतलब लिबर्टी होती है फ्रीडम या आज़ादी। तो लिबर्टी की का वो स्टैचू है, तो उनको पर्सोनिफाई करने के लिए एक फ़ीमेल को बनाया गया है। Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of rights of man in the other. तो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी इस फिगर में दिखाई गई है, इस पेंटिंग में, उनके एक हाथ में तो एनलाइटमेंट टॉर्च है और दूसरे हाथ में क्या है, चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन, मतलब कि मेंस के बेसिक राइट। On the earth is the foreground. In the foreground of image lie the shattered remains and symbols of the absolutist institution. अब ये ग्राउंड पर जो यहाँ पर कचरा बिखरा पड़ा है, ये क्या है, ये एब्सोल्यूटिस्ट के सिंबल्स है। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब मोनार्की सिस्टम के राजा, जो राजा होते हैं, उनके क्राउन वगैरह यहाँ पर पड़े हैं। तो ये हमें दिखा रहा है कि जो मोनार्की सिस्टम है वो फिनिश हो चुका है। In Sorio's utopian vision, the peoples of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costume. तो हम इसमें अलग अलग देश के लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके फ्लैग से और उनकी कॉस्ट्यूम से। तो लीडिंग द वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्ज़रलैंड। सबसे आगे ये स्विट्ज़रलैंड का फ्लैग है और यूएसए आगे इसके निकल चुका है, ये पेंटिंग पूरी नहीं है। तो यूनाइटेड स्टेट्स आगे निकल चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड जो हैं उस टाइम पर पहले ही नेशन बन चुके थे। फिर उसके बाद हमें फ्रांस का फ्लैग दिखता है। तो जो फ्रांस का फ्लैग है, उसके बाद जर्मनी का फ्लैग आता है, बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। ये ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग ये जर्मनी का है, ये फ्रांस का फ्लैग है। इसके बाद हमारा अदर देश के फ्लैग्स हैं। जर्मन्स पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज यूनाइटेड नेशन। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज इनटू नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रांस जो था उस टाइम पर यूनिफाइड नहीं था, इसलिए वहाँ के जो लोग थे उनको अलग अलग दिखाया गया है। फॉलोइंग द जर्मन पीपल के बाद कौन है, ऑस्ट्रिया के पीपल, द किंगडम ऑफ टू सिसिलिस, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया।
फ्रॉम द हेवन्स अबव क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल गेज अपॉन द सीन। तो ऊपर से जीसस क्राइस्ट और एंजल्स इनको देख रहे हैं और उनको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। दे हैव बीन यूज बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो भगवान मतलब जीसस क्राइस्ट को और एंजल्स को इसलिए दिखाया गया है ताकि लोगों के बीच में फ्रेटर्निटी यानी एकता की भावना को क्रिएट किया जा सके। This chapter will deal with many of the issues visualized by Soryu. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of the Europe. और इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो सोर्यू का ड्रीम था वो कैसे विजुलाइज हुआ, 19th सेंचुरी में कैसे सारी जो कंट्रीज़ थी वो इमर्ज होकर एक नेशनलिज्म या नेशन बन गई। The end of these changes was the emergence of nation state in place of multinational dynastic empires of the Europe. अब हर कंट्री में नेशन स्टेट बन चुकी थी और डायनेस्टिक जो एम्पायर था वो ख़त्म हो चुका था 19th सेंचुरी में। But a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent. This commonness did not exist from time इमेमोरियल, इट वॉज फोर्स थ्रू स्ट्रगल्स। अब लोगों के और किंग के बीच में जो राइट्स को लेके इक्वालिटी का वो इक्वालिटी जो आनी थी वो एकदम से नहीं है। उसके लिए हमें बहुत रेवोल्यूशन करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा। जैसे इंडिया में फ्रीडम की स्ट्रगल हमें 200 साल तक तो हम गुलाम रहे। उसके बाद 1857 में हमने स्ट्रगल शुरू करी और 1847 में जाके हमें कहीं आज़ादी मिली। तो इतने साल की स्ट्रगल के बाद कुछ रिजल्ट मिलता है। और अब कैसे फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रांस में जो रेवोल्यूशन था वो 1789 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके लिए स्टूडेंट्स हम कल पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आप इसको फर्स्ट टॉपिक को रीड कर लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्योंकि आपके हाफ ईयरलीज जो हैं वो MCQ होने वाले हैं तो प्लीज़ थोरो रीडिंग ज़रूर करें। बुक के बीच में से क्वेश्चन आएंगे, आपको रीड करना ही पड़ेगा। प्लीज़ रीडिंग कीजिए। ओके क्लास, थैंक यू।